नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग किताबों की आसान, सरल और दमदार समरी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके ट्रेडिंग डिसीजन को गट फीलिंग से निकालकर एक प्रोफेशनल सिस्टम में बदल सकती है। इन्वेस्टिंग विद द ट्रेंड बाय ग्रेगरी एल मॉरिस। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप मार्केट नॉइज को इग्नोर करके एक रूल्स बेस्ड डिसिप्लिन्ड अप्रोच से अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं। अगर आप भी बार बार मार्केट के उतार चढ़ाव में उलझ जाते हैं या मनमर्जी के फैसलों से नुकसान उठा चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जानकारी से भरा सफर। यहां ग्रेगरी एल मॉरिस की पुस्तक इन्वेस्टिंग विद द ट्रेंड, ए रूल्स बेस्ड अप्रोच टू मनी मैनेजमेंट का विस्तृत अध्यायवार विवरण हिंदी में दिया गया है। ये पुस्तक नियम आधारित धन प्रबंधन, रूल्स बेस्ड मनी मैनेजमेंट के दृष्टिकोण पर केंद्रित है, विशेष रूप से ट्रेंड फॉलोइंग रणनीतियों पर। प्रीवियस टर्न। पुस्तक का परिचय और उद्देश्य। पुस्तक को कहानी की तरह नहीं, बल्कि बाजारों, आधुनिक वित्त की कमियों, बाजार के इतिहास और दोषपूर्ण रणनीतियों को बढ़ावा देने वाली गलत धारणाओं के बारे में जानकारी का संकलन माना गया है। इसका मुख्य संदेश ये है कि बाजार की भविष्यवाणी करना एक भ्रम है। प्रीवियस टर्न। लेखक ने बाजारों में अपने 40 वर्षों के अनुभव को साझा किया है और अनुशासन के महत्व पर जोर दिया है। पुस्तक के कई लक्ष्य हैं, जिनमें शामिल है: 1. ये समझना कि बाजार कैसे काम करते हैं और उन्होंने अतीत में कैसे काम किया है। 2. वित्त और निवेश में मौजूद गलत जानकारी के बारे में जानना। 3. आधुनिक वित्त के उपकरणों और उनकी कमियों को समझना। 4. ये समझना कि एक इंसान के रूप में आपके पास निवेश की भयानक स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। 5. जोखिम, रिस्क क्या है, ये समझना। 6. ये समझना कि बाजार ट्रेंड करते हैं और क्यों। 7. ये समझना कि धन प्रबंधन की ऐसी तकनीकें हैं जो लंबे समय की सफलता की आशा के साथ लगातार जोखिम को कम करती है। भाग आए बाजार की कल्पनाएं, कमियां और तथ्य, मार्केट फिक्शन, फ्लॉज एंड फैक्ट्स। ये भाग बाजारों, निवेशकों और निवेश दर्शन के बारे में लेखक के 40 वर्षों के अनुभव से प्राप्त शिक्षाओं पर केंद्रित है। ये अतीत को समझने और उससे सीखने पर जोर देता है, इस अवधारणा को लागू करते हुए कि वर्तमान कभी भी अतीत जैसा नहीं होता, लेकिन ये निश्चित रूप से मेल खाता है। 1. अध्याय 1, परिचय, इंट्रोडक्शन। ये अध्याय पुस्तक की एक सामान्य विषय वस्तु प्रस्तुत करता है, जो तथ्य को कल्पना से अलग करने के बारे में है। इसमें बाजार की विभिन्न शर्तों और अवधारणाओं की परिभाषाएं शामिल हैं, जैसे कि निरपेक्ष मूल्य, एब्सोल्यूट वैल्यू, संचित योग, अक्यूमुलेटेड सम्ड, खरीदे और धारण करें, बाय एंड होल्ड, जिसे धर्मनिरपेक्ष बेयर अवधि में बहुत बुरा निर्णय बताया गया है, पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन, संचयी, क्यूमुलेटिव, डिट्रेंड, विचलन, डाइवर्जेंस, ड्रॉडाउन, जिसे वास्तविक जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि अस्थिरता के रूप में, सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिगमन, रिग्रेशन, सेमीलॉग, स्टॉप लॉस, जिसे अलंघनीय माना गया है, ट्रेंडनेस, ट्रॉफ और अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। बी. लेखक वित्त की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस की आलोचना करता है, जिसमें वित्तीय शिक्षाविद और वॉल स्ट्रीट बिक्री पक्ष शामिल है। सी. ये भाग मीडिया द्वारा बाजार की हर चाल को खबरों से सही ठहराने के प्रयासों की भी आलोचना करता है, ये बताते हुए कि बाजार आज नीचे है क्योंकि खरीदारों की तुलना में विक्रेता अधिक है, जैसा कथन गलत है, क्योंकि एक स्वतंत्र ट्रेडिंग बाजार में हमेशा समान संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं। बिक्री उत्साह एक अधिक सटीक व्याख्या है। डी. लेखक अवलोकन योग्य जानकारी, ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन
और कार्रवाई योग्य जानकारी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन के बीच अंतर करता है। अवलोकन योग्य जानकारी अतीत का अध्ययन करने के लिए मूल्यवान है, लेकिन निवेश निर्णय लेने के लिए कार्रवाई योग्य जानकारी की आवश्यकता होती है। 1. अध्याय 2 निवेशकों को बताई गई कल्पनाएं फिक्शंस टोल्ड टू इन्वेस्टर्स। ये अध्याय बाजार की उन कल्पनाओं और मिथकों की पड़ताल करता है जो दोहराव, भ्रामक प्रतीकात्मक संबंध और तथ्यों की पूरी तरह से अनदेखी के माध्यम से कायम रहते हैं। यह दर्शाता है कि आधुनिक वित्त की दुनिया ऐसी प्रवृत्तियों से भरी है और कई उदाहरणों में निवेश अवधारणाओं के रूप में उनके मूल्य को कम करने वाले छेद हैं। 2. अध्याय 3 आधुनिक वित्तीय सिद्धांत में कमियां फ्लॉज इन मॉडर्न फाइनेंशियल थियोरी। पुस्तक खरीदे और धारण करें, बाय एंड होल्ड की मानसिकता की आलोचना करती है, खासकर धर्मनिरपेक्ष बेयर अवधियों के दौरान जो औसतन 17 साल तक चल सकती हैं और बहुत हानिकारक हो सकती है। बी. ये जोखिम की अवधारणा पर गहराई से चर्चा करती है, ड्रॉडाउन को वास्तविक जोखिम के रूप में परिभाषित करती है, न कि मानक विचलन या अस्थिरता को, जैसा कि आधुनिक वित्त मानता है। एक गंभीर ड्रॉडाउन से उबरने के लिए असाधारण रिटर्न की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 50% के नुकसान से उबरने के लिए 100% लाभ की आवश्यकता होती है। प्रीवियस टर्न। सी. ये खंड इस बात पर प्रकाश डालता है कि अत्यधिक बाजार की चालें, हाई सिग्मा डेज, जिन्हें सांख्यिकीय रूप से शायद ही कभी होना चाहिए, अक्सर होते हैं। डी. ये विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन की सीमा को भी बताता है, ये देखते हुए कि प्रणालीगत जोखिम, सिस्टमैटिक रिस्क, जैसे ड्रॉडाउन, गैर प्रणालीगत जोखिम, नॉन सिस्टमैटिक रिस्क, जिस पर आधुनिक वित्त केंद्रित है, की तुलना में जोखिम का एक बड़ा हिस्सा है। 3. अध्याय 4 सांख्यिकी का दुरुपयोग और अन्य विवादास्पद प्रथाएं, मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड अदर कॉन्ट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस। ये अध्याय औसत का धोखा, द डिसेप्शन ऑफ एवरेज, पर केंद्रित है। यह दर्शाता है कि दीर्घकालिक औसत का उपयोग करना अधिकांश निवेशकों के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त हो सकता है। यह विशेष रूप से उन स्थितियों में सांख्यिकीय उपायों, जैसे हार्मोनिक माध्य, हार्मोनिक मीन, के सही उपयोग की पड़ताल करता है, जहां डेटा दरों या अनुपातों के रूप में होता है। 4. अध्याय 5 पूर्वानुमान का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ फोरकास्टिंग। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि बाजार की भविष्यवाणी करना एक भ्रम है। प्रीवियस टर्न। वित्तीय उद्योग अक्सर ऐसे पूर्वानुमानों को बढ़ावा देता है जो केवल अवलोकन योग्य जानकारी होते हैं, न कि कार्रवाई योग्य जानकारी। प्रीवियस टर्न। 5. अध्याय 6 आईने में दुश्मन, द एनिमी इन द मिरर। यह खंड मानव व्यवहार और निवेशक की भावनाओं पर प्रकाश डालता है, जिसमें पुष्टि पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस, उपलब्धता पूर्वाग्रह, अवेलेबिलिटी बायस, हेलो प्रभाव, हेलो इफेक्ट, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और अति प्रतिक्रिया, ओवर रिएक्शन जैसे पूर्वाग्रह शामिल है। प्रीवियस टर्न। लेखक का दृढ़ विश्वास है कि सफल निवेश के लिए आत्मज्ञान, नो दाई सेल्फ, सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। प्रीवियस टर्न। यह व्यवहारिक वित्त पर लेखकों की सिफारिश करता है। 6. अध्याय 7 बाजार के तथ्य, बुल और बेयर बाजार, मार्केट फैक्ट्स, बुल एंड बेयर मार्केट्स। यह अध्याय बाजार के तथ्यों पर केंद्रित है, जिसमें बुल और बेयर बाजार, साथ ही उनके महत्वपूर्ण आंकड़े शामिल हैं। लेखक का मानना है कि अतीत का अध्ययन करके जब समान घटनाएं बाजार में सामने आती हैं, तो उन्हें पहचानना और संभावित परिणामों को जानना संभव हो सकता है। बी. बुल बाजार, बुल मार्केट्स को 20% या उससे अधिक की चाल के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके विपरीत -20% की चाल नहीं होती है। सी. बेयर बाजार, बेयर मार्केट्स को 20% या उससे अधिक के नीचे की ओर की चाल के रूप में परिभाषित किया गया है। पुस्तक जोखिम से बचाव पर ध्यान केंद्रित करती है, इसलिए बेयर बाजारों पर अधिक जोर दिया गया है। डी. ये अध्याय फिल्टर्ड वेव्स,
फिल्टर्ड वेव्स का उपयोग करके ऐतिहासिक बाजार की चालों को दर्शाता है, जो केवल एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत से अधिक की गति को मापते हैं, अक्सर 20% या अधिक। ये धर्मनिरपेक्ष बाजारों, सेक्युलर मार्केट्स पर एड ईस्टर्लिंग के काम का भी उल्लेख करता है, जो मूल्यांकन विशेष रूप से मूल्य अनुपात, पे और मुद्रास्फीति अपस्फीति की दीर्घकालिक प्रवृत्तियों द्वारा परिभाषित होते हैं। धर्मनिरपेक्ष बेर अवधि के दौरान निवेश शैली बदलने और पूंजी को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। 7. अध्याय 8 बाजार के तथ्य, मूल्यांकन, रिटर्न और वितरण, मार्केट फैक्ट्स, वैल्यूएशंस, रिटर्न्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। ये अध्याय पिछले एक की निरंतरता है, जो बाजार मूल्यांकन, बाजार क्षेत्रों, ऑफेंसिव और डिफेंसिव, परिसंपत्ति वर्गों और विभिन्न प्रकार के रिटर्न विश्लेषण में गहराई से उतरता है। बी, ये बताता है कि क्षेत्र रोटेशन, सेक्टर रोटेशन व्यापार चक्र के चरणों के आधार पर होता है और सक्रिय प्रबंधन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में बने रहने के लिए मोमेंटम विश्लेषण, मोमेंटम एनालिसिस का उपयोग किया जा सकता है। सी, रिलेटिव स्ट्रेंथ ग्राफ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ग्राफ्स RRGs जैसे उपकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जो जेडी के RS रेशियो, सापेक्ष शक्ति और जेडी के RS मोमेंटम, गति की दर का उपयोग करके क्षेत्रों के घूमने की कल्पना करते हैं। डी, ये अध्याय ऐतिहासिक निक्केई 225 बाजार के खोए हुए तिमाही शताब्दी, लॉस्ट क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी जैसे दीर्घकालिक खराब प्रदर्शन के उदाहरण भी देता है। ई, एक बाजार के महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया गया है। एक बड़ी गिरावट के दौरान आपको अपनी जगह लेने के लिए एक खरीदार ढूंढना होगा। भाग 2 बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च। ये भाग तकनीकी बाजार अनुसंधान के लिए समर्पित है, जिसमें एक परिचय के बाद प्रवृत्ति निर्धारण और जोखिम ड्रॉडाउन पर गहन शोध शामिल है। 8. अध्याय 9 तकनीकी विश्लेषण क्यों, वाई टेक्निकल एनालिसिस। तकनीकी विश्लेषण को बाजारों के बारे में निष्पक्ष सत्य, अनबायस्ड ट्रूथ प्रदान करने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बी, लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करता है कि कैसे मौलिक विश्लेषण ने उसे अच्छी भावना दी लेकिन पैसा नहीं बनाया, जबकि माइकल ज़ाहोरचक की पुस्तक द आर्ट ऑफ लो रिस्क इन्वेस्टिंग ने उसे एक अनुशासित तकनीकी प्रक्रिया प्रदान की। सी, लेखक तकनीकी विश्लेषण को विश्लेषण और कार्रवाई के बीच के अंतर को पाटने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। मार्टिन स्प्रिंग की परिभाषा पर सहमति व्यक्त की गई है कि ये प्रवृत्ति परिवर्तनों, ट्रेंड चेंजेस की शुरुआती पहचान करने और निवेश की स्थिति को बनाए रखने के बारे में है, जब तक कि प्रवृत्ति के उलट होने का सबूत न मिल जाए। डी, इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रतिक्रिया करें, भविष्यवाणी न करें, रिएक्ट, डोंट प्रेडिक्ट। ई, पुस्तक अनुशासन के महत्व पर जोर देती है। यह बताती है कि यह बाजार में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। एफ, ये चेतावनी भी देती है कि क्लासिक चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न का अकेले उपयोग खतरनाक है। यदि वे उलट पैटर्न हैं, तो उन्हें पिछली प्रवृत्ति को उलटना चाहिए। जी, एकल दिवसीय कैंडल पैटर्न को ट्रेडिंग के लिए अनुशंसित नहीं किया गया है। एच, अध्याय विश्लेषण, एनालिसिस और रिपोर्टिंग के अंतर अंतर करता है, जिसमें यह बताया गया है कि दूरदर्शिता, हाइंडसाइट, अवलोकन योग्य जानकारी के लिए अच्छी है लेकिन कल के लिए काम नहीं करती है। 9. अध्याय 10 बाजार प्रवृत्ति विश्लेषण, मार्केट ट्रेंड एनालिसिस। ये अध्याय बाजार में प्रवृत्तियों, ट्रेंड्स पर केंद्रित है। ये बताता है कि बाजार क्यों ट्रेंड करते हैं और ये जानना क्यों अच्छा है। बी, इसमें 109 बाजार सूचकांकों, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और कमोडिटी के साथ साथ S&P GICS क्षेत्रों और उद्योग समूहों पर व्यापक शोध शामिल है, जो ये निर्धारित करने का प्रयास करता है कि बाजार आम तौर पर गैर ट्रेंडिंग की तुलना में बहुत अधिक ट्रेंड करते हैं। सी, फिल्टर्ड वेव्स आर्थर मेरल द्वारा विकसित एक अवधारणा का उपयोग प्रवृत्ति निर्धारण के लिए किया जाता है,
जो केवल एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत से अधिक की गति को मापती है। लेखक उच्च निम्न कीमतों का उपयोग करना पसंद करते हैं। डी, प्रवृत्ति निर्धारण के लिए दो विधियां, ट्रेंडनेस डिटर्मिनेशन मेथड 1 और मेथड 2 प्रस्तुत की गई हैं और ट्रेंडलेस विश्लेषण, ट्रेंडलेस एनालिसिस भी शामिल है। विभिन्न डेटा सबसेट जैसे घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय, कमोडिटी, क्षेत्र और विभिन्न समय सीमाएं पर विश्लेषण की मजबूती पर जोर दिया गया है। यूएस डॉलर इंडेक्स का एक उदाहरण दिया गया है जो ट्रेंडिंग में अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन अप ट्रेंडिंग में नहीं। यह दर्शाता है कि यह एक अच्छा डाउन ट्रेंडिंग इश्यू है। 10. अध्याय 11, ड्रॉडाउन विश्लेषण, ड्रॉडाउन एनालिसिस। ये अध्याय ड्रॉडाउन की अवधारणा पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है जिसे पुस्तक वास्तविक जोखिम के रूप में परिभाषित करती है। बी, ये ड्रॉडाउन और समतुल्य रिटर्न, इक्विवेलेंट रिटर्न के गणित को समझाता है। यह दर्शाता है कि गंभीर ड्रॉडाउन से उबरने के लिए असाधारण रिटर्न की आवश्यकता होती है। सी, ये संचयी ड्रॉडाउन, क्यूमुलेटिव ड्रॉडाउन की पड़ताल करता है जो बाजार के इतिहास में मूल्य के सर्वकालिक उच्च मूल्य से प्रतिशत गिरावट को दर्शाता है। ये 1929 से 1954 तक डॉव इंडस्ट्रियल में विशाल ड्रॉडाउन, सबसे कम -88.67% को उजागर करता है जिससे उबरने में लगभग 25 साल लगे। डी, अध्याय ड्रॉडाउन गिरावट, ड्रॉडाउन डिक्लाइन, ड्रॉडाउन रिकवरी, ड्रॉडाउन रिकवरी जो गिरावट से हमेशा अधिक समय लेती है, और ड्रॉडाउन अवधि, ड्रॉडाउन ड्यूरेशन जैसे विभिन्न ड्रॉडाउन मापों पर डेटा प्रस्तुत करता है। ये अधिकतम ड्रॉडाउन, मैक्सिमम ड्रॉडाउन को एक गुमराह करने वाली एक बार की घटना के रूप में आलोचना करता है और औसत ड्रॉडाउन, एवरेज ड्रॉडाउन को अधिक जानकारीपूर्ण मीट्रिक के रूप में पसंद करता है। एफ, ये डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जापान के निक्केई 225 और कॉपर जैसी अन्य परिसंपत्ति श्रेणियों के लिए ड्रॉडाउन विश्लेषण भी प्रदान करता है। जी, एक नया संकेतक, ड्रॉडाउन इंटेंसिटी इवैल्यूएटर पेश किया गया है जो ड्रॉडाउन की परिमाण और अवधि दोनों को मापता है ताकि जोखिम के दर्द का बेहतर आकलन किया जा सके। भाग 3, नियम आधारित धन प्रबंधन, रूल्स बेस्ड मनी मैनेजमेंट। ये वो जगह है जहां सब कुछ एक साथ आता है। इस भाग में बाजारों, निवेशक व्यवहार और जोखिम और प्रवृत्तियों पर तकनीकी अनुसंधान से प्राप्त सभी ज्ञान को नियम आधारित ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल विकसित करने में समाहित किया गया है जिसे डांसिंग विद द ट्रेंड, डांसिंग विद द ट्रेंड मॉडल कहा जाता है। 11. अध्याय 12, लोकप्रिय संकेतक और उनके उपयोग, पॉपुलर इंडिकेटर्स एंड देयर यूजेस। ये अध्याय उन बुनियादी तकनीकी संकेतकों की समीक्षा करता है जिनका उपयोग पूरे भाग 3 में किया जाता है। इसमें मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेजेस और उनके विभिन्न प्रकारों जैसे एरिथमेटिक और एक्सपोनेंशियल, एमसीडी, मैक्ट और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई को शामिल किया गया है जिसमें चेतावनी दी गई है कि अत्यधिक विश्लेषण से समान जानकारी की बार-बार जांच हो सकती है। बी, बाइनरी संकेतक, बाइनरी इंडिकेटर की अवधारणा का परिचय दिया गया है जो चालू या बंद जैसे सरल डिजिटल सिग्नल प्रदान करते हैं जो संकेतक की अस्थिरता को कम करते हैं और प्रवृत्ति की दिशा के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करते हैं। सी, कंपाउंड माप, कंपाउंड मेजर्स को समझाया गया है जहां एक साथ 2 या 2 से अधिक घटक सिग्नल सहमत होने पर एक समग्र माप ट्रिगर होता है। 12. अध्याय 13, बाजार को मापना, मेजरिंग दी मार्केट। ये अध्याय एक अच्छे ट्रेंड फॉलोइंग नियम आधारित मॉडल के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भार के प्रमाण, वेट ऑफ द एविडेंस दृष्टिकोण पर केंद्रित है। लेखक प्राइस, ब्रेथ और रिलेटिव स्ट्रेंथ जैसे बाजार मापों की विभिन्न श्रेणियों का परिचय देता है। बी, प्राइस माप, प्राइस मेजर्स में ट्रेंड को पकड़ने वाले संकेतक शामिल हैं जैसे कि प्राइस लॉन्ग और एडेप्टिव ट्रेंड,
एडेप्टिव ट्रेंड, ब्रेथ आधारित संकेतक, ब्रेड बेस्ड इंडिकेटर्स जैसे एडवांस डिक्लाइन और अब वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम बाजार की आंतरिक गतिविधियों का एक बिना भार वाला अनवेटेड दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो अक्सर मूल्य भारित सूचकांकों में अस्पष्ट हो जाता है। सापेक्ष शक्ति संकेतक, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स, विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों या क्षेत्रों के बीच सापेक्ष प्रदर्शन को मापते हैं। सी, ये अध्याय मूविंग एवरेज की ढलान, स्लोप ऑफ मूविंग एवरेज और मेगा ट्रेंड प्लस जैसे अन्य उपायों का भी परिचय देता है, जो व्यापक बाजार दृष्टिकोण और प्रवृत्ति पहचान प्रदान करते हैं। डी, ये अध्याय प्रारंभिक प्रवृत्ति मापों, इनिशियल ट्रेंड मेजर्स ITM के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो कम अवधि वाले पैरामीटर का उपयोग करके प्रवृत्ति को पहले चरण में पहचानने के लिए डिजाइन किए गए प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों का एक समूह है। 13, अध्याय 14, सुरक्षा रैंकिंग, चयन, नियम और दिशा निर्देश, सिक्योरिटी रैंकिंग, सिलेक्शन, रूल्स एंड गाइडलाइंस। ये अध्याय बताता है कि कैसे बाजार की गतिविधियों को मापने से प्राप्त जानकारी का उपयोग सुरक्षाओं, सिक्योरिटीज को रैंक करने और चुनने के लिए किया जाता है। बी, ये अनिवार्य रैंकिंग मापों, मैंडेटरी रैंकिंग मेजर्स पर जोर देता है, जैसे कि ट्रेंड, प्राइस मोमेंटम, प्राइस परफॉर्मेंस और रिलेशनशिप टू स्टॉप, जो एक होल्डिंग के अपट्रेंड में होने की शुरुआती पहचान करने में मदद करते हैं। सी, पावर स्कोर एक मिश्रित संकेतक है जो 4 अनिवार्य रैंकिंग मापों को मिलाकर एक समग्र स्कोर बनाता है। डी, ये अध्याय स्टॉप लॉस लेवल्स के निर्धारण और पालन के लिए कठोर नियमों और दिशा निर्देशों, रूल्स एंड गाइडलाइंस का एक सेट प्रस्तुत करता है। जब स्टॉप हिट हो जाए तो होल्डिंग बेच दे का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ई, एसेट कमिटमेंट टेबल्स, जो बाजार की स्थितियों, भार के प्रमाण और प्रारंभिक प्रवृत्ति माप स्तरों पर आधार पर इक्विटी एक्सपोजर लक्ष्यों को परिभाषित करती है, भी शामिल है। एफ, समग्र लक्ष्य निवेश प्रक्रिया से मानवीय भावनाओं और व्यक्तिपरकता को दूर करना है। 14, अध्याय 15, सब कुछ एक साथ रखना, डांसिंग विद द ट्रेंड मॉडल, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, द डांसिंग विद ट्रेंड मॉडल। ये अध्याय सभी अवधारणाओं को एकीकृत करता है जो डांसिंग विद द ट्रेंड नियम आधारित ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल बनाती है। बी, ये विस्तार से बताता है कि कैसे भार के प्रमाण मॉडल, वेट ऑफ द एविडेंस मॉडल, बाजार की प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए विभिन्न घटकों, मूल्य आधारित और ब्रेथ उपाय को एक साथ तौलता है और इसे विभिन्न जोखिम श्रेणियों में कैसे वर्गीकृत किया जाता है, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा। सी, ये ETFs की विशाल सूची को निवेश के लिए योग्य होल्डिंग्स की प्रबंधनीय संख्या तक कम करने के लिए रैंकिंग और चयन प्रक्रिया को भी दर्शाता है। डी, अनुशासन, डिसिप्लिन को इस मॉडल के सफल क्रियान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ई, बेचने के मानदंड, जिसमें स्टॉप लॉस नियम और सक्रिय रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाली होल्डिंग्स के लिए ट्रेडिंग अप शामिल है, पर भी चर्चा की गई है। एफ, अध्याय विभिन्न जोखिम और प्रदर्शन आंकड़े प्रस्तुत करता है, जैसे कि अल्सरेटिव इंडेक्स, अल्सर इंडेक्स और अप डाउन कैप्चर, ये प्रदर्शित करने के लिए कि रणनीति रिटर्न की तुलना में कम जोखिम के साथ कैसे प्रदर्शन करती है। 15, अध्याय 16, ट्रेंड फॉलोइंग को काम पर लगाना, पुटिंग ट्रेंड फॉलोइंग टू वर्क। ये अध्याय व्यावहारिक रूप से बताता है कि कैसे नियम आधारित अनुशासित प्रक्रिया को बाजार में लागू किया जाए। बी, ये बताता है कि रणनीति जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि केवल रिटर्न बढ़ाने पर, और ये कि भावनाओं पर नियंत्रण सफलता की कुंजी है। सी, ब्रेथ को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उजागर किया गया है, क्योंकि ये बाजार की आंतरिक शक्ति का
एक बिना भार वाला दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो अक्सर मूल्य भारित सूचकांकों में अस्पष्ट हो जाता है। विशेष रूप से नैस्डैक ब्रेथ डेटा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे अमेरिकी बाजार में जोखिम का सबसे व्यापक, सबसे सट्टा उपाय माना जाता है। डी, ये अनुकूली प्रवृत्ति, एडैप्टिव ट्रेंड संकेतक जैसे विशिष्ट संकेतकों का उदाहरण देता है। ई, ये दर्शाता है कि कैसे संकेतकों की एक बास्केट, जैसे मैकलिन समेशन इंडेक्स, नए उच्च नए निम्न की प्रवृत्ति और नैस्डैक कंपोजिट का 200 दिवसीय घातीय औसत का उपयोग एक ट्रेंड फॉलोइंग प्रणाली बनाने के लिए किया जा सकता है, जो कम जोखिम के साथ बाय एंड होल्ड की तुलना में समान रिटर्न देती है। 16, अध्याय 17, निष्कर्ष, कंक्लूजन्स। ये अंतिम अध्याय पुस्तक की मुख्य शिक्षाओं को सारांशित करता है। आधुनिक वित्त में मौजूद कल्पनाएं और कमियां को उजागर करना, जोखिम को फिर से परिभाषित करना ड्रॉडाउन के रूप में, और नियम आधारित ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल की प्रभावशीलता को प्रस्तुत करना। बी, ये अब्राहम वाल्ड के द्वितीय विश्व युद्ध के मेमो के सादृश्य का उपयोग करता है, जिसमें जोर दिया गया है कि मुख्य परिसंपत्तियों यानी बड़े नुकसान से पूंजी की रक्षा करना निवेशक के लिए फिर से निवेश करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे एक विमान के इंजन की रक्षा करना ताकि वो फिर से उड़ान भर सके। सी, लेखक दोहराता है कि एक नियमाधारित ट्रेंड फॉलोअर बाजार किस दिशा में जाएगा जैसे प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि उनकी रुचि केवल प्रवृत्ति का पालन करने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने में है। ये दीर्घकालिक निवेश सफलता के लिए अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण के महत्व पर जोर देता है। परिशिष्ट अ, निष्क्रिय बनाम सक्रिय प्रबंधन, अपेंडिक्स अ, पैसिव वर्सेस एक्टिव मैनेजमेंट, ये विभिन्न निवेश रणनीतियों पर संक्षिप्त टिप्पणियां प्रदान करता है, जिसमें निरपेक्ष रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न और सामरिक परिसंपत्ति प्रबंधन, टैक्टिकल एसेट मैनेजमेंट शामिल है। पुस्तक को सामरिक परिसंपत्ति प्रबंधन के बारे में बताया गया है, जो निवेशकों या प्रबंधकों को ये तय करने में अनिरुद्ध, अनकॉन्स्ट्रेन्ड होने की अनुमति देता है कि कौन सी परिसंपत्तियों में निवेश करना है और कब करना है। लेखक डांसिंग विद द ट्रेंड रणनीति को सामरिक अनियंत्रित प्रबंधक, टैक्टिकल अनकंस्ट्रेन्ड मैनेजर के रूप में वर्णित करता है, जो स्टॉप लॉस सुरक्षा का उपयोग करता है, नकदी और नकदी समकक्षों को एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में मानता है और डाउनसाइड की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। परिशिष्ट बी, प्रवृत्ति विश्लेषण तालिकाएं, अपेंडिक्स बी, ट्रेंड एनालिसिस टेबल्स। इस परिशिष्ट में अध्याय 10 में प्रस्तुत विस्तृत प्रवृत्ति विश्लेषण तालिकाएं शामिल हैं, लेकिन उन्हें रैंक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है ताकि विशिष्ट रैंकिंग को आसानी से खोजा जा सके। इसमें ट्रेंडनेस 1 रैंक और अब ट्रेंडनेस रैंक जैसी तालिकाएं शामिल हैं। परिशिष्ट सी, बाजार ब्रेथ, अपेंडिक्स सी, मार्केट ब्रेथ। ये परिशिष्ट लेखक की पिछली पुस्तक द कंप्लीट गाइड टू मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर्स के सार को प्रस्तुत करता है। ये ब्रेथ घटकों, ब्रेथ कंपोनेंट्स को परिभाषित करता है, जैसे कि एडवांसेस, डिक्लाइंस, अनचेंज्ड, टोटल इश्यूज, अप वॉल्यूम, डाउन वॉल्यूम, नई ऊंचाइयां, न्यू हाइज, और नई नीचाइयां, न्यू लोज। ये ट्रेडिंग इकाई में ऐतिहासिक परिवर्तनों को भी नोट करता है। एक महत्वपूर्ण भेद यह है कि ब्रेथ कीमत परिवर्तन की मात्रा या कारोबार किए गए शेयरों की संख्या पर विचार नहीं करता है, और ये प्रत्येक स्टॉक को समान मानता है, पूंजीकरण भारित सूचकांकों के विपरीत, जहां बड़ी कंपनियां आंदोलन पर हावी होती है। ब्रेथ को बाजार की तरलता को सटीक रूप से मापने का सबसे अच्छा तरीका बताया गया है। ये इस बात पर जोर देता है कि दैनिक ब्रेथ डेटा को साप्ताहिक डेटा प्राप्त करने के लिए केवल जोड़ा नहीं जा सकता है। बाजार के शीर्ष पर ब्रेथ विचलन, ब्रेथ डाइवर्जेंसेस पर चर्चा की गई है, जहां ब्रेथ सूचकांक की कीमत से पहले बिगड़ना शुरू हो सकता है, क्योंकि निवेशक जोखिम वाली होल्डिंग से बड़ी कैप वाली सुरक्षा में चले जाते हैं। इसे अक्सर इस कहावत से समझाया जाता है,
ब्रेथ पार्टी में समय पर पहुंचता है, लेकिन हमेशा जल्दी निकल जाता है। तो दोस्तों, यही था इन्वेस्टिंग विद द ट्रेंड का सार, जहां ग्रेगरी मॉरिस हमें सिखाते हैं कि भावनाओं से नहीं, नियमों से किया गया निवेश ही आपको लंबे समय में सफल बनाता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम कोई शानदार किताब लाएं, आप उसे मिस न करें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए सोचिए मत, सीखिए और स्मार्ट निवेश की तरफ बढ़िए, सिर्फ रीडर्स माइंड के साथ। धन्यवाद।